कोई भी फिनोमेना अगर इस कायनात में हो रहा है तो उसकी कोई ना कोई वजह है। एक इंसान अपना मसला लेके आता है तो वो जो हमें चीज़ बताता है वो अलामत होती है। वंस यू नो कि ये क्या है, तशखीस क्या है। ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज़ भारी होगी तो मैं एक पर्टिकुलर एक मेडिसिन उठा के आपको दूंगा। जिनका पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, एक्सेसिव यूज़। इन्फॉर्मेशन हमारे पास छोटे छोटे चंक्स होते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है, ये जो आज का सेशन है, इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्नोसिस, तशखीस की ज़रूरत। और क्योंकि मेरी स्पेशलिटी ENT कान नाक गला है तो ये टॉपिक भी उसी मुनासबत से कि इसकी ज़रूरत ENT में क्यों है और उसके हवाले से आज मैं डिस्कस करूँगा। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इस चीज़ को करने से पहले, एक लफ्ज़ है जिसे हम डायग्नोसिस कहते हैं। अगर आप इससे वाकिफ़ हैं तो कोई ऐड करना चाहेगा, ये क्या चीज़ होती है? बिल्कुल बेहतरीन। और कुछ इसके अलावा और कोई रिफाइन फॉर्म? इसकी रूट कॉज का पता चल जाना कि वो किस वजह से है, क्यों है, कैसे है। बड़ी प्यारी बात की मैडम ने, रूट कॉज। इसे हम अपनी ज़ुबान में इटियोलॉजी कह देते हैं। हर चीज़ की एक वजह होती है। कोई भी फिनोमेना अगर इस कायनात में हो रहा है तो उसकी कोई ना कोई वजह है। कायनात बनी भी तो क्या वजह है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई इवेंट हो जाए और उसके पीछे कॉज मौजूद ना हो। तो तशखीस हम कहते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में या डायग्नोसिस के पता लगाना बीमारी है क्या है, उसका नाम क्या है। जैसा कि ये फ़ैन है, पंखा है। अगर हम इसे कह दें कि जी, मैं अपने एक लड़के को कहूँ कि एक पंखा ख़रीद लाओ, वो पूछेगा कि कैसा पंखा, छत पे लगाने वाला, दीवार पे लगाने वाला, पेडेस्टल, गाड़ी के एग्जॉस्ट का फ़ैन, किस तरह का फ़ैन चाहिए। तो वो किस तरह का फ़ैन एक्चुअली तशखीस है, पर्टिकुलर एक चीज़, ठीक है। सर का दर्द जैसे कि एक इलामत है, सर का दर्द, ये तशखीस नहीं है, ये इलामत है। कोई भी चीज़ जो हमारे पास बीइंग फिजिशियंस, डॉक्टर्स, एक इंसान अपना मसला लेके आता है तो वो जो हमें चीज़ बताता है वो अलामत होती है। और जो हम उससे फिर सवालात करते हैं नतीजा अखज़ करने के लिए, या कि फिर हम उसमें कुछ एग्ज़ामिनेशन करते हैं, उसके बाद हम जो फाइनल एक प्रोसेस के बाद एक चीज़ पे पहुंचते हैं वो डायग्नोसिस होती है। लाइक सर का दर्द की वजह डॉक्टर ने जान ली कि स्ट्रेस है। ये भी अभी फाइनल डायग्नोसिस नहीं है, स्ट्रेस की भी कई आगे टाइप्स हैं। तो वो फिर डॉक्टर उसको एक पर्टिकुलर चीज़ में फ़िट करता है, या कि सर का दर्द खुदा ना खास्ता किसी ट्यूमर की वजह से है तो वो क्या ट्यूमर है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम डायग्नोजिंग कहते हैं, जो कि एक्चुअली डॉक्टर का काम है। डॉक्टर का काम इन ट्रू सेंस मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना नहीं है, जो कि हम जिस काम की तरफ आ गए हैं, क्लिनिशियंस जिस काम की तरफ आ गए हैं, हम आ गए हैं डायरेक्टली प्रेस्क्रिप्शन पे। प्रेस्क्रिप्शन क्या है? प्रेस्क्रिप्शन, इलाज एक बड़ी टर्म है, मैनेजमेंट हम इसे कहते हैं। उसका एक हिस्सा है कि दवाइयाँ क्या दे दी डॉक्टर ने। बाद वक़्त मैनेजमेंट के लिए उसे दवाइयों से हट के किसी सर्जरी ऑपरेट की ज़रूरत पड़ती है। तो जनरल पॉपुलेशन को ये जानना क्यों ज़रूरी है, पहले तो मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ ताकि इसका फ़ायदा हो जाए। अगर कोई भी आपका जो है, आपका अपना कोई आपका लव्ड वन, या कि आप खुद किसी भी मसले से गुज़र रहे हैं, बीमारी है कोई, अगर आपकी तशख़ीस नहीं बनी है तो बेसिकली आप गोल गोल घूम रहे हैं, आप एक मंजिल की तरफ रवाना दवा नहीं है। वो प्रॉब्लम टेम्परेरली बैठेगी, दोबारा आएगी,
टेम्परेली बैठेगी दोबारा आएगी, टेम्परेली बैठेगी दोबारा आएगी। वंस यू नो कि ये क्या है, तशखीस क्या है, तो एटलीस्ट आपको उसका कोर्स पता होगा। हर दफ़ा जो डायग्नोसिस है वो ट्रीटेबल नहीं भी होता है, लेकिन वो बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है। कई चीज़ें आप प्लान कर सकते हैं। किसी को खुदा ना खास्ता ट्यूमर आ गया और इसकी टाइप क्या है, प्रोग्नोसिस क्या है, कितनी देर ज़िंदा रहेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए बात का बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये तो बड़ी बड़ी चीज़ है कि डायग्नोसिस क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। दूसरा हिस्सा इसका मैं कवर करना चाहूँगा, डायग्नोसिस इन ENT, कान गला के शोबा में तशखीस जो है। कान गला में बेइंतहा बीमारियां आती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम मरीज़ आता है डॉक्टर के पास तो एक प्रिस्क्रिप्शन उसे दे दी जाती, जिसमें सादा गले का ख़राब होना, खराटों का आना, आवाज़ का भारी हो जाना, थायराइड के मसाइल, बेइंतहा चीज़ें। तो हमें कान गला में इसकी ज़रूरत बिल्कुल वैसी है जैसे बाकी हर स्पेशलिटी में। तो आज मैं इस पे थोड़ी सी आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि बात का एक छोटी सी जो है अलामत जो है वो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है और सादा सी कोई बीमारी भी हो सकती है, जैसा कि बच्चे का देर से बोलना। अब ये एक अलामत है, जैसा कि आवाज़ का भारी हो जाना, ये भी एक अलामत है। सांस का बंद हो जाना या कम आना, ये भी एक अलामत है। ठीक है। खाने का अटक जाना गले में, ये भी एक अलामत है। समात, किसी बड़े या बच्चे में समात का ना होना या कम होना, खराटों का आना। बाद का हमें कोई हमारा दोस्त फ़ोन करता है, कॉल करता है और वो पूछता है जी मेरी आवाज़ भारी हो गई है डॉक्टर साहब, तो मुझे कोई दवाई बता दें मैं ठीक हो जाऊँ। अच्छा, उसे ये चीज़ समझाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज़ भारी होगी तो मैं एक पर्टिकुलर एक मेडिसिन उठा के आपको दूंगा तो आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। मुझे आपकी हिस्ट्री लेनी है जिसमें मुझे आधे से पौना घंटा लगना है, मुझे आपका एग्जामिनेशन करना है, कुछ टेस्ट करवाने हैं, फिर जाके मुझे इसकी वजह का तयन होना है। मैं इसको सिर्फ आवाज़ के भारी होना को एक्सपेंड करता हूँ कि अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो ना चाहते हुए भी कम से कम 20 से 25 किस्म की बीमारियाँ इसमें फ़िट होती हैं। सादा सी चीज़ से डिस्कस करते हैं जो कि ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आता है। लोग जो ज़्यादा बोलते हैं, लॉयर्स हैं, एक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, सिंगर्स हैं, जिनका पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है एक्सेसिव यूज़ से। अब ये एक ऐसा, इसको हम कहते हैं वोकल एब्यूज़, एक्यूट लैरिंजाइटिस या क्रॉनिक लैरिंजाइटिस की आवाज़ का भारी हो जाना, ऐसे बंदे में जिसमें वोकल एब्यूज़ है, अब कि बहुत बोलता है वो, इसमें ट्रीटमेंट इज़ एंटायरली डिफरेंट कि हमने उसे खामोशी का कहना है, उसे उसके कॉजेटिव फैक्टर से दूर लेके जाना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आवाज़ के भारी होने का ताल्लुक उसकी आवाज़ की तारों में किसी गिल्टी या रसोली से है तो वो एक तरफ जाके उसमें खुदा न खासा कैंसर होने का शुबा हो सकता है। स्मोकर है वो, ठीक है ना, उसको जो है स्मोकिंग करता है, कोई पान वगैरह खाता है, तो हो सकता है कि उसकी आवाज़ का भारी होना एक इनिशियल अलामत हो और ये जो अलामत है ये वक्त के साथ उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए। अभी वो उससे इतना तंग नहीं है। तो अगर उस इंसान को इस चीज़ की अहमियत पता लग जाए कि मैंने तशख़ीस क्यों करवानी है, तो मेरा ख्याल है कि वो बजाय इसके कि एक फ़ोन कॉल करके इलाज पूछे, वो ये कहेगा कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ कि ये अलामत क्यों आ रही है। ये आवाज़ जो है वो सडनली भारी होती है कि आहिस्ता आहिस्ता? बड़े डिफरेंट पैटर्न हैं। आवाज़ का भारी होना जो है, बात का ऐसा होता है कि आप कुछ खाते हैं
ऑयली या के कोई ठंडा या के कुछ ऐसी चीज़, सुबह उठते हैं और आपकी आवाज़ भारी हुई होती है, और अगर गला ख़राब होने के साथ भारी हो जाती है। तो सर हार्मोनल फैक्टर्स भी होते हैं? बिल्कुल हैं, हार्मोनल फैक्टर्स भी हैं। बाद का जो है बलूगत के दौरान बच्चों में आवाज़ ज़्यादा भारी हो जाती है, बाद का बड़ी देर तक उनमें बच्चों वाली आवाज़ रहती है, और बाद का 2 करैक्टर आ जाते हैं एक ही बच्चे में, वो बच्चों की तरह भी बोलता है और बड़ों की तरह भी बोलता है। बड़ी सी चीज़ें हैं, हमने उस वजह का तयन नहीं करना है। अभी आपने बात की हार्मोनल के अलावा इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है ह्यूमन सिस्टम में कि जो कि साइकोलॉजिकल और हार्मोनल इश्यूज से हट के हो, मतलब कि उसकी इटियोलॉजी में, उसकी कॉज में कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आएंगी। पहले हमें उनकी मेन रीजंस पे जाना होता है कि क्या वजूहात हैं। अगर आवाज़ का भारी होना पेशेंट एक आता है हमारे पास इंसान, तो पहले हम देखते हैं कि क्यों हो रही है भारी, कितने अरसा से हो रही है, पैटर्न क्या है, और ये पहली दफ़ा हो रही है या उससे पहले भी होती रही है, और उसमें क्या फैक्टर्स हैं, उसकी एज क्या है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसको कहीं पहले ऑपरेट सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई। तो वो सारी चीज़ें एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास छोटे छोटे चंक्स होते हैं। फिर हम जब उसका मुआयना करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसके साथ फिट इन होती है, तो फिर एक अलॉगरिथम बनता है, एक पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाती है। जैसे कसौटी के सवाल चलते जाते हैं तो वो वक्त के साथ आपको समझ आ जाती है कि यार ये जो बात हो रही है ये यहाँ पे भी फिट नहीं हो रही, यहाँ पे भी फिट नहीं हो रही, यहाँ पे भी फिट नहीं हो रही, तो कहाँ पे फिट हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि सादा सी आपके गले की ख़राबी से लेके खुदा न खास्ता कैंसर के होने तक, और इसके दरमियान बड़ी सी चीज़ें हैं, जैसे आवाज़ की तारों में छोटी गिल्टियों का बन जाना जो कि नॉन कैंसरस है, ऊंचा बोलने से ही हो जाता है, या कि आवाज़ की भारी होने पे है कि बाज़ औक़ात जोर लगाने पे है कि बोला ना जा रहा हो, अक्सर हमने देखा है ऐसे। हाँ, अच्छा, ये आपने एक अच्छी बात ऐड कर दी है, चलो इस पर भी डिस्कशन होती है कि आवाज़ को ज़ोर लगा के बोलना, हस्की वॉइस, आपकी सिम्टम चेंज हो गई है, इसे हम कहते हैं हस्की वॉइस, इसे हम कहते हैं हॉर्सनेस। पोस्ट लैरिंजेक्टमी एक सर्जरी होती है गले के सरतान के लिए, उसमें वो सारा वॉइस बॉक्स निकल जाता है, या फिर उसमें एक एक्सटर्नल ऑर्गन के साथ बोला जाता है, या फिर अभी वो ऑपरेटस अंदर ही है लेकिन यहाँ पे एक सांस की नाली लगी है तो उसको रोक के बोलते हैं। तो सिर्फ आवाज़ के मसाइल में इतनी सारी वेरिएशन आ रही है, और अभी अगर मैं खोलूँ तो ये बढ़ती ही जाए। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, पूछो। हाईलाइट किया हुआ है कि इज इट पॉसिबल कि अगर कोई इंसान स्ट्रेस में है और एकदम से उसकी आवाज़ गले की एकदम से नहीं, मतलब वो कुछ एक दिन चाहे लगा लें, एक रात और एक दिन उसकी आवाज़ इस तरह से रहती है, पॉसिबल है कि स्ट्रेस की वजह से गले की जो पिच है या आवाज़ है वो चेंज हो सकती है, या उसके पीछे कोई और रीज़न होगी? बिल्कुल हो सकती है। स्ट्रेस बहुत बुरी चीज़ है, ये आपको किसी भी बीमारी की तरफ ले जा सकती है, पहली तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो इसमें ज़्यादातर हमें प्रैक्टिस में देखने को मिलता है, बाज़ का तो एक फ़ीमेल आती है पेशेंट, मदर है या कि यंग फीमेल है, और वो अचानक से कंप्लेन करती है कि उसकी माँ या उसकी सास या कि कोई भी उसके घर वाला कि अब ये बोलती नहीं है, कल से इसकी आवाज़ बंद हो गई है, बिल्कुल नहीं बोल रही है। मैं बताता हूँ आपको, हम जब पेशेंट को देखते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं, उससे बात करते हैं, तो वो हमें से बात नहीं करना चाह रही होती है, खामोश होती है, वो हमारी बात का जवाब नहीं देती, उसमें अर्ज नहीं होती है। ये मैं एक आपको चीज़ बता रहा हूँ। तो हम उसमें उसे कहते हैं कि उधर मुंह करके कफ करो, खांसी करो। वो जब खांसी करती है तो खांसी में आवाज़ आ जाती है। यहाँ से में एक शक बात का ओरिजिनेट कर जाता है कि ये इस टाइम पे इसका जो एनवायरनमेंट है, एम्बिएंट एनवायरनमेंट, वो अच्छा नहीं है, और ये इस टाइम पे, और ये बड़ा अलार्मिंग चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं कि उस खातून को जो है आप लेबल कर दें और उसके पेरेंट्स या उसकी फैमिली को बता दिया जाए फ़ौरन के ये बोलना चाह नहीं रही है, ये बोल सकती है। फिर हमें एक एग्जामिनेशन होता है, छोटा सा कैमरा होता है नाक के रस्ते हलक में, जाके उसमें देख लेते हैं आवाज़ की तारें मूव कर रही हैं या नहीं। वो जब हम उसे कहते हैं कफ करे, या हमें वहाँ नज़र आ जाता है वो मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो बोल सकती है, वो बोलना नहीं चाह रही है। तो ये बात का तो वो इतनी स्ट्रेस्ड होती है कि वो उस जिस इन्वायरमेंट में होती है उससे बचने के लिए ये रिएक्शन होता है उसका, और ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ होती है। उसमें फिर डॉक्टर का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। वो ये आ जाता है कि वो पहले तो फैमिली में कोई ऐसा बंदा ढूंढे कि जो इतना समझदार हो कि वो इस चीज़ को टेकअप कर ले,
और अगर वो चीज़ उसे नहीं समझ आती है तो वेस्ट में तो इस चीज़ के लिए प्रॉपर जो है वो गाइडलाइंस हैं कि आप उसको रिटेन कर लेते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तरीका करते हैं और आप जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं या उनको उसमें ले आते हैं कि जी ये प्रोब करें क्या है। पाकिस्तान में चूँकि चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट चलती हैं तो हमें उस फैमिली में से उसकी बहन को, उसकी माँ को या कोई ऐसा रिश्ता जिससे हमें लगे कि वो ट्रस्ट करेगी, उसे भी हम ये नहीं बताते हैं कि ये बोल सकती है, उसे हम कहते हैं कि इसको रिलैक्स करें, इसके सर पे असर हो गया है, और वो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर देती है। ये तो मैंने इसे कहा, इसे हम अपनी टर्म में फंक्शनल कहते हैं, या कि ऐसा पेशेंट जो कि बोल सकता है वो बोलना नहीं चाह रहा है। लेकिन बाद का जो है डॉक्टर इसमें क्या करता है, वो ये चीज़ ओपन कर देता है फ़ौरन, और वो उसके लिए मज़ीद प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो डॉक्टर का काम मरीज़ का तकलीफ़ कम करना है, बढ़ाना नहीं है। तो बीइंग अ फिजिशियन सर्जन, ये हमारी सबसे पहली ट्रेनिंग होती है कि हमें जो है हम किसी का दर्द कम नहीं कर सकते तो हम उसे बढ़ाएं ना, क्योंकि शिफा अल्लाह ने देनी है। तो ये एक बहुत बड़ा अभी क्वेश्चन मेरे ख्याल आप में से किसने किया था, आपने किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कर दिया, मैंने इस सारी डिस्कशन को रोक दिया। हम इस चीज़ को भी आगे डिस्कस कर सकते हैं आज के सेशन में, ये क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि स्ट्रेस की वजह से वाकई ही वो बोलना चाह रही होती है और बोल नहीं पा रही होती है, कि वो बात करना चाह रही होती है और उसकी आवाज़ में स्टैमरिंग आ गई है, या उसकी आवाज़ में हकलाहट आ गई है, या कि वो सिरे से नहीं बोल पा रही और वो एफर्ट कर रही है और वो ख़ुद भी बहुत परेशान है और उसमें से कुछ अल्फाज अदा कर पा रही है और कुछ भी नहीं कर पा रही है। अब ये इंटायरली डिफरेंट एक सिनेरियो है और ये उससे गंभीर सिनेरियो है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके ब्रेन में लॉस, डैमेज शुरू हो चुका है। अब ये न्यूरोलॉजिकल इशू है कि वो बोलना चाह रही है और उससे लफ्ज़ नहीं अदा हो रहे हैं, और स्ट्रेस से मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, इसको हम मिक्स नहीं करेंगे। तो एक चीज़ तो ये है कि वो बोलना नहीं चाह रही है और उसका एम्बिएंट एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक हो चुका है कि वो उसने बोलना बंद कर दिया है। अब वो वक्त के साथ बोलेगी, लेकिन इस टाइम बोलना नहीं चाह रही। दूसरी मैंने सिनेरियो आपसे डिस्कस किया है कि जिसमें कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट आ रहा है, कोई ब्रेन में कोई खुदा ना खास्ता हायर सेंटर्स में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है स्ट्रेस की वजह से, या उसकी कोई भी वजह हो सकती है, उसकी फूड के जो है बाकी हाइपरलिपिडीमिया और बड़ा कुछ हो सकता है, या कोई मेडिसिन वो खा रही है ऐसी, या किसी शौक से गुजरी है, अभी किसी ने शौक की बात की थी, ठीक है ना। और बाज़ का इन दोनों सिनेरियो से हट के भी चीज़ होती है और बड़ी चीज़ें होती हैं। उसको डॉक्टर का ये काम होता है कि एक थॉरो हिस्ट्री ले, वहाँ पे देखे, बैठे सुने उस पेशेंट को, उसकी फैमिली से पूछे क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना। तो किसी चीज़ को निगलेक्ट नहीं करना होता है। डॉक्टर का ये काम होता है कि हर चीज़ को उसने, बात का एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो फौरी तौर से एक डिसीजन बना लेता है, ठीक भी होता है, लेकिन बात का तो वो गलत भी हो जाता है। आप अपनी एफ़र्ट पूरी करें, पेशेंट को वक्त लगता है समझने में। हम बात का पेशेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं, हमारा माइंड इस कर्व में जा रहा होता है कि अच्छा यार ये इस डिज़ीज़ पे फिट होगा, लेकिन एक ख़ास वो बात करता है और हमें लाइन चेंज करनी पड़ जाती है। वो एक ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे देता है कि वो जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो उससे भारी होती है और फिर हम अपनी उसका रुख चेंज कर देते हैं। तो इट टेक्स टाइम। डॉक्टर के लिए किसी भी एक अलामत को समझना इट टेक्स टाइम। बात का ये भी बात की थी आपने कि आवाज़ ज़ोर से, कि वो बोलना चाहता है, उसे ज़ोर लगा के बोलना पड़ रहा है। अच्छा, अब एक इंसान है जो कि उसके लिए, या कि इवन डॉक्टर के लिए ये अलामात एक जैसी हो सकती हैं कि डिस्फोनियाज के ये ज़िमरे में आते हैं कि वॉइस के प्रॉब्लम्स 100 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। आवाज़ की भारी होना मतलब आवाज़ हॉर्स हो गई है, हस्की है, निकल ही नहीं पा रही है। दोनों की अलामात, ये दोनों अलामत ही डिफरेंट हैं। तो डॉक्टर का सबसे पहला तो ये काम होता है कि वो प्रोब करे कि वो फिट कहाँ कर रहा है इन्हें। बात का डॉक्टर को पता लग रहा होता है आवाज़ हस्की है, लेकिन वो लिख हॉर्स रहा होता है, उसका नॉलेज इतना वो साउंड नहीं होता है, वो फेमिलियराइज नहीं होता ज़्यादा टर्म्स के साथ। ये प्रॉब्लम होती हैं क्योंकि जो स्पेशल सेंसेस के इश्यूज है ना, समात के, सूंघने के, कानों के शोर के, सुनने के,
टेस्ट के, टच के, ये बड़े थोड़े थोड़े डिफ्रेंशिएट हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा मैंने इसी तरह के ही लिखे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसके पीछे मैंने अभी आपको 4 बड़ी बड़ी चीज़ें बता दी हैं कि ठीक है जी, गले की ख़राबी, कैंसर तक हो सकता है, किसी ने हार्मोनल की बात की, मैंने साइकोलॉजिकल भी ऐड कर दी। तो ये बड़ी बड़ी ईटियोलॉजी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, इनकी डिटेल में नहीं गया। इस तरह हस्की वॉइस है कि आवाज़ पे ज़ोर क्यों लगाना पड़ रहा है, बहुत सी वजह हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, अगेन कोई डिजीज़ हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है। हमें अगेन उसको एग्जामिन करना पड़ेगा, उसका कैमरा डाल के उसको देखना पड़ेगा आवाज़ की तारों को। एक और बड़ी कम्युनिटी में प्रॉब्लम है, इसमें कोई और बात करना चाह रहे हो आवाज़ के हवाले से, कोई ज़हन में कोई चीज़ हो। बाय द वे आवाज़ बड़ी प्यारी चीज़ है। सूरह रहमान में जो बात होती है बयान की, अगर आप उसकी पहली 4थी आयत है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह माफ़ करे मेरे से गलती ना, खलक़ल इंसान अल्लमल कुरान, और फिर बयान की बात आती है, ना मेरे से गलती ना करवाए। हाँ, इसको पढ़ सकते हैं कोई अगर आप पढ़ना चाहें तो। उसमें 4थी आयत बयान की है। तो बयान की बड़ी अहमियत है। इंसान से पहले भी इस रूए ज़मीन पे एक स्पीशीज़ थी जो बिल्कुल इंसान की तरह की थी, सिर्फ वो बोलती नहीं थी। अगर आप पढ़ें लिटरेचर को, अगर आप उसको करें तो आपको उसका पता लगेगा। तो ये जो बयान है ना, ये ही ब्यूटी है इंसान की, कि वो एक्सप्रेस करता है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है। इंसान को जो एक्चुअल चीज़ इंसान बनाती है ना, वो ये बयान है कि वो कैसे कम्युनिकेट करता है, इजहार कैसे करता है। इवन के जो गूंगे लोग हैं वो भी एक्सप्रेसिव होते हैं, कि वो अपने हाथों से, अपने इशारों से वो पूरी बात करते हैं, और जो उनके साथ वाले रह रहे होते हैं वो उनकी बात को पूरा समझते हैं, वो एक एक चीज़ कम्युनिकेट करते हैं। और आपस में तो बड़े फ्लुएंट होते हैं। कभी अगर आप देखें ना, जो बोल नहीं सकते हैं, डेफ एंड डम, तो आपस में तो वो फुल कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो एक एक चीज़ एक दूसरे को बता रहे होते हैं। तो अल्लाह ने इंसान के अंदर ये, अगर ज़ुबान नहीं भी है तो वो एक्सप्रेस करेगा। अच्छा, एक चीज़ थी बच्चों का देर से बोलना। अब ये भी जब हमारे से कोई डिस्कस करता है तो अगेन उसके ज़हन में ये चीज़ होती है कि शायद कोई डेफिशिएंसी है, कोई एक कैप्सूल या कोई फार्मूला दिया जाएगा तो वो बच्चा बोलने लग जाएगा। ऐसा नहीं है। ये बच्चों का देर से बोलना आज के दौर की जो मोस्ट प्रेवलेंट डिजीज़ है, मतलब कि जो तेज़ी से बढ़ रही हैं, उनमें से एक है। फैमिली सिस्टम उस तरह का नहीं रह गया जैसा पहले था। पहले जो बच्चा होता था वो इंटरेक्ट करता था अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, माँ बाप के साथ। तो आज के बच्चे को ये इंटरेक्शन की कमी है, ये एक वजह है। एक और बड़ी वजह है इसमें कि बच्चे के सुनने में मसला है कि अब उसके एनवायरनमेंट में लोग उससे बात कर रहे हैं, कोई बोल रहा है, कोई ऊंचा बोल रहा है, कोई आहिस्ता बोल रहा है, लेकिन उसको आवाज़ ही नहीं है। तो माँ आती है डॉक्टर के पास ये लेके प्रॉब्लम कि डॉक्टर साहब बच्चा जो है ना, इसको आवाज़ नहीं आती है। क्योंकि माँ एक ऐसी चीज़ है, वो बच्चे को पैदा होते से उसके साथ होती है, उससे पहले भी उसके साथ होती है, तो उसे पता होता है, वो उसके रिस्पॉन्स को समझती है। वो ये देखती है कि भाई कोई शोर हुआ तब भी ये डरा नहीं है, तो वही चीज़ का आके इजहार करती है। और हमें ये फिर सस्पिशन पैदा हो जाता है कि कहीं बच्चा के सुनने का अमल मुतासर ना हो गया हो। एक टेस्ट है जो कि अब बड़े हॉस्पिटल्स में हो रहा है। बच्चा पैदा होता है, नर्सरी में आता है, और अगले दिन सुबह उसका वो टेस्ट कर दिया जाता है, बैरा, ब्रेन स्टेम इवॉक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। अच्छा, उससे ये पता लग जाता है कि इसका जो ब्रेन स्टेम है वो आवाज़ के इनपुट को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। अच्छा, अब ये टेस्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं कि स्पेसिफिक नहीं होते हैं, मतलब कि ये डिजीज़ का नहीं बताते हैं हमें, ये सिर्फ हमें हिंट देते हैं कि अगर तो बच्चे का ब्रेन स्टेम का रिस्पॉन्स अच्छा है तो इसका मतलब है कि ही इज़ हियरिंग, और अगर खुदा ना खास्ता वो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो अब ये हमें ये एक्सक्लूड नहीं कर रहा है कि बच्चा सुन नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें उसे दोबारा भी टेस्ट करना है, आने वाले 6 हफ्तों में, 6 महीनों में दोबारा भी करना है, रिपीट करना है। क्योंकि बड़े में तो हमने जब टेस्ट करना है ना हियरिंग का, तो हमने उसे आवाज़ सुनानी और पूछ लेना आई है या नहीं, आवाज़ सुनाई आ रही है कि नहीं आ रही है, वो बता देगा आ रही है। बच्चा नहीं बता सकता। बच्चे में हमें उसके ब्रेन स्टेम, मतलब दिमाग और हराम के दरमियान वाले हिस्से पे वो प्रोब्स लगाते हैं और आवाज़ दी जाती है, और वो देखते हैं कि यहाँ पे एक्टिविटी है, जैसे ECG की जाती है।
जैसे ईसीजी की जाती है ना, उस तरह का आप समझ लें एक टेस्ट होता है कि ये आवाज़ को रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। अब उस रिस्पॉन्स के ऊपर जो ये पता लगता है कि वो बच्चा सुनता है या नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 90% ऑफ द पॉपुलेशन इस टेस्ट से महरूम है। जो बच्चा पैदा हो रहा है 90% बच्चा इस टेस्ट से महरूम है। ठीक है ना। तो इस वजह से डॉक्टर को जब वो पैदा होता है ये पता नहीं होता है। लेकिन जो कुछ पेरेंट्स हैं वो विजिलेंट है या जिनकी फैमिलीज़ में डिजीज़ रन कर रही होती हैं, वो जाके खुद टेस्ट करवा लेते हैं। फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लोग जाते हैं ये टेस्ट करवा लेते हैं। ठीक है ना। माँ आ गई हमारे पास 6 माह के एज में कि जी बच्चा सुनता नहीं है या कि आवाज़ आती है तो ये सुनता नहीं है, तो हम उसका कान देखते हैं, कान का पर्दा देखते हैं और फिर हम अगेन इसी टेस्ट के लिए उसे भेज देते हैं। आइडियली तो जो बच्चा पैदा हुआ है उसको हियरिंग टेस्ट के लिए चले जाना चाहिए। सर इसमें क्या लेट होना या जल्दी करना है, इससे कोई फायदा होता है? अगर आप जल्दी पिक कर लेते हैं तो इसका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि बच्चे ने स्पीच डेवलप करनी है 1.5-2 साल की उम्र से लेकर 8 साल की उम्र तक। जितना हम लेट करते हैं उतना हम ख़ास टाइम को लूज़ कर देते हैं। अभी पाकिस्तान में जो अच्छे सेंटर्स हैं वो 2-2.5 साल की उम्र में कॉकलियर इम्प्लांट या कि ये सर्जरी कर रहे हैं कि अगर बच्चे की हीयरिंग मुतासर है तो वो इम्प्लांट कर देते हैं, उसके अंदर एक ऐसा इम्प्लांट डाल देते हैं कि वो बच्चा दोबारा सुनने के अल्लाह की मर्ज़ी से काबिल हो जाता है। लेकिन वेस्ट में 9 माह के बच्चे में भी ये इम्प्लांट कर दिया जाता है। उनका सिस्टम बड़ा फास्ट है। अब पाकिस्तान में भी ये टाइम पीछे आ गया, 2 साल तक 1.5 साल तक आ रहा है। तो वो क्या करते हैं, उनका सिस्टम एफिशिएंट है। बच्चे को वो पैदाइश पे असेस कर लेते हैं, अगर उन्हें कोई लगे तो वो 6 हफ्ते बाद दोबारा असेस करते हैं और वो डिसीजन ले लेते हैं कि ये बच्चे की समात मुतासर है। अगर वो ये डिसीजन ले लेते हैं तो 9वें माह में 10वें माह में बच्चे की इन्फेंसी में ही सर्जरी कर देते हैं। इन्फेंसी तो नहीं मतलब कि उसके अर्ली चाइल्डहुड में उसका ऑपरेट कर देते हैं। वो ऑपरेट करने से ये होता है कि उस बच्चे को आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और वो उसके लिए नॉर्म हो जाता है। वो जो एक आला लग गया या कि एक इम्प्लांट और उसका एक्सटर्नल जो पीस लग गया वो उसके लिए नॉर्म हो जाता है कि ठीक है, ये एक जैसे बच्चा चूसनी पहन लेता है, उसके फीडर उसके लिए नॉर्म है, वो भी एक नॉर्म हो जाता है और फिर वो बच्चा स्पीच की तरफ आ जाता है और बहुत अच्छा बोलता है। इवन कि ये बच्चे बाकियों से ज़्यादा अच्छे इस तरह हो जाते हैं कि ये बगैर फिर डिवाइस के भी बोलने लग जाते हैं, लोगों की लिप रीडिंग करने लग जाते हैं। उनमें ये ट्रेट आ जाता है, उन्हें पता होता है कि मैंने होंठ से पढ़ लेते हैं। मतलब कि आप देखें अल्लाह ने इंसान को इतना प्यारा बनाया कि अगर ये नहीं सुनता है लेकिन इसमें अर्ली स्पीच डेवलप हो गई है ना, तो ये होंठ से भी पढ़ लेता है और वो आपके होंठ को देखते हैं और वो पढ़ ले और आपसे पूरी बात करते हैं। ये भी एक कम्युनिकेशन का वे है। तो सुनना ना सुनना एक बड़ी वजह है बच्चों का देर से बोलना में, तो इसको अर्ली डिटेक्ट हो जाना चाहिए। बात का ये होता है कि कोई फैमिली में एक पर्सन है वो कहता है नहीं जी मेरा भी बच्चा लेट बोलिया सी, तो कोई ऐसी गल नहीं है या कि बोल पाएगा। तो बात का 8 साल की उम्र में माँ बाप आते हैं 7 साल के, और हमें तकलीफ़ से ये कहना पड़ता है कि इस टाइम पे फैसिलिटीज़ भी हैं, गवर्नमेंट भी फ़ंड कर रही है और बड़े कुछ खैराती इदारे भी हैं और ये एक बड़ी कॉस्टली सर्जरी लेकिन हो रही है। कोई ऐसा नहीं जो करो जिसको मसला है वो जो पहुंच गया ना वो ऑपरेट हो रहा है, तो बच्चा जो है वो बोलना शुरू कर देता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जैसे ऑटिज़म है, ADHD है, उनमें भी ये प्रॉब्लम, मूडी होते हैं कुछ बच्चे, उनका अपना जो है बिहेवियरल पैटर्न इस तरह का होता है, मर्ज़ी से बोलते हैं। हमारे पास आती है माँ बाप कि बच्चा बोलता नहीं है, हम उसका सारा पूछते हैं कब से क्या कैसे, लंबी हिस्ट्री लेते हैं, तो अचानक फिर एक बात आ जाती है कि नहीं डॉक्टर साहब बोलता है लेकिन मर्ज़ी से बोलता है। तो हम फिर उसको उसकी डिस्कशन करके उसकी हीयरिंग वगैरह असेस करके उनसे पूछ लेते हैं कि बातें पूरी करता जी करता है, तो फिर हम उसे बताते हैं कि ये इसका बिहेवियरल पैटर्न है। अगेन आपको साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट या कि इसको वक़्त देने की तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो बच्चों का देर से बोलना जो है इसमें कई एक वजह हो सकती है, ये मैंने इस टॉपिक में इसको कवर किया। समाज का वैसे फिक्शनल कैरेक्टर देखते हैं जो सुन नहीं सकता लेकिन बोल सकता है, क्या ये वाकई में इस तरह के केसेस आते हैं? जो बच्चा पैदा होते नहीं सुन रहा वो कभी नहीं बोलेगा, वो में भी मेन मसला ये मसला होता है। उनमें स्पीच का अपरेटस डेवलप्ड होता है लेकिन वो आवाज़ नहीं सुनी होती, तो बेचारे वहाँ पे मसला आ जाता है। पश्तो का बच्चा, पश्तून का बच्चा पश्तो ही बोल रहा है, पंजाबी का पंजाबी बोल रहा है, सराइकी का सराइकी बोल रहा है, अंग्रेज़ का इंग्लिश ही बोल रहा है, उसकी वजह उसके जीन्स में नहीं है। आप जो है पठान का बच्चा उसे पंजाब में ले आए, वो पंजाबी बोलेगा, वो पश्तो भी बोलेगा। अगर वो पश्तो नहीं सुनेगा तो सिर्फ पंजाबी बोलेगा। तो इट्स नॉट इन हिज ब्लड, ये तो वो जो सुनेगा वो बोलेगा।
जो वो सुन लेगा वो बोलना शुरू कर देगा। तो इसलिए जो फिक्शनल करैक्टर ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे में स्पीच डेवलप हो गई, बच्चा पैदा हुआ 3 से 5 साल में वो बोलने लग गया, और खुदा न खासा किसी बीमारी की वजह से अब समात लॉस होगी, छत से गिरा, हियरिंग डेड। अब ये डिफरेंट है। इसमें वो बच्चा समात के ना होते हुए भी स्पीच इंटैक्ट रखेगा, सीख गया है वो बोलना। उसको शुरू में 3 से 1.5 साल से 8 साल की उम्र तक इनपुट चाहिए अपनी आवाज़ को सीखने के लिए। आप एक काम करते हैं ना, तो आपको रोज़ाना वो काम करना पड़ता है। एक दर्जी है, वो रोज़ाना कपड़े सीता है, रोज़ाना, तो फिर उसकी स्पीड आ जाती है, वो उसके सब, उसका ब्रेन उसको ऑटोमेटिकली काम करने लग जाता है। वो कपड़े सीने को शायद मैं भी काट के सी ही लूँ गुजारे के लिए, लेकिन जो प्रोफेशनल सी रहा है वो नहीं सी सकूँगा, सिर्फ गुजारा ही कर सकूँगा अपने लिए। तो एक्चुअली जो स्पीच भी ऐसे जब वो डेवलप हो जाती है तो फिर उसे इनपुट नहीं चाहिए, तो फिक्शनल करैक्टर फिर फिक्शनल ही रह जाएगा अगर उसे वाकई स्पीच नहीं मिली। लेकिन अगर उसकी स्पीच थी और फिर लॉस हो गई, सॉरी हियरिंग थी, लॉस हो गई, लेकिन उस दौरान वो स्पीच डेवलप कर गया है, फिर वो बोलेगा, फिर वो लिप रीडिंग की तरफ आएगा, वो कोई हियरिंग एड्स की तरफ आएगा, इसकी तरफ आएगा। इसमें हमारी ये चीज़ भी कवर होगी, समात का ना होना या कम होना। सिर्फ एक चीज़ रह जाती है जो कि बूढ़ों में रह जाती है कि वक़्त के साथ जैसे नज़र कमज़ोर हो जाती है तो बोलना कम हो जाता है, तो फिर सुनना कम हो जाता है। कोई चीज़ पूछना चाह रहे हो? सर हमने ये भी सुना है कि बाज़ वक़्त कुछ ऐसी डिजीज़ेज होती हैं जैसे फीवर या कुछ ऐसा है कि उसकी वजह से भी आपका हेयरिंग लॉस होता है। बड़ी प्यारी बात की आपने। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो बाज़ वक़्त माँ को कुछ ऐसी बीमारी खुदा न खास्ता हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे का हियरिंग सिस्टम डैमेज हो जाता है। टॉर्च इन्फेक्शन का नाम अगर आप इसकी प्रोफाइल भी की जाती है। फिर बाज़ वक़्त बच्चा पैदा होता है और माँ कहती है कि ये मेरा बच्चा साल तक बड़ा अच्छा सुनता था, लेकिन डॉक्टर साहब टाइफाइड हुआ उसके बाद सुनना बंद हो गया, कोई बीमारी हुई है, बुखार हुआ, बिल्कुल ऐसे आते हैं। अगेन सेम हमारी गाइडलाइंस होती हैं। अब उसकी हीयरिंग मुतासर होगी, हमने उसको असेस करना है कितनी मुतासर हुई है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ABR, फिर उसका हीयरिंग अपरेटस इंटैक्ट है तो फिर हमने उसको हीयरिंग एड्स की तरफ, स्पीच थेरेपी की तरफ एक ट्राई एंगल बनती है बच्चों को स्पीच की तरफ लाने के लिए, जिसमें कान गला के डॉक्टर का रोल होता है, एक स्पीच एंड लिंग्विस्टिक थेरेपिस्ट होते हैं उनका रोल होता है, और एक साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है अलॉन्ग विद साइकेट्रिस्ट के साथ। बीमारी कहते हैं किताब पढ़ के नहीं होती है, तो बाद का कान गला की बीमारी होती है पेशेंट में, ठीक है ना, तो डॉक्टर उस बीमारी को बस देखता है, स्पीच थेरेपिस्ट उसको डेवलप करवाता है, और साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट अपने डोमेन को देखता है। अच्छा, ये हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, 2 मेनली। बेसिकली इनका मकसद ये था कि आपको ये पता लग जाए कि तशखीस ज़रूरी क्यों है। अगर जैसे मैंने बाकी कुछ और चीज़ें लिखी थी, सांस का बंद होना, गले में खुराक में गले खाने का गले में अटक जाना या खराटों का आना, अगर हम 1 बाय 1 इन्हें भी लेके चलेंगे तो तकरीबन हमें एक एक डिजीज़ पे, एक एक सिम्टम पे घंटा आधा घंटा लग सकता है। तो मेरा ख्याल अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो टेक होम मैसेज यही है कि आपको तशखीस की तरफ जाना चाहिए। इसको मैं कंक्लूड करता हूँ ताकि आपकी भी जो कंसंट्रेशन है वो इसके बाद कम हो जाएगी। एवरेज ह्यूमन 35 से ज़्यादा मिनट कंसंट्रेट नहीं कर सकता, 40 मैक्सिमम। तो मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। तो मेन टेक होम मैसेज यही है कि कोई भी बीमारी है, कोई भी मसला है, आप अपने फिजिशियन सर्जन के पास जब भी जाते हैं तो कोशिश करें कि वो तशखीस की तरफ आप ज़रूर जाएँ, डायग्नोसिस की तरफ। आपकी कंक्लूजन के साथ एक क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ, कि अगर हम रॉन्ग डायग्नोसिस में कोई अटक गया उसका इम्पैक्ट कितना खराब है? रॉन्ग डायग्नोसिस में, रॉन्ग डायग्नोसिस जो है ना, रॉन्ग डायग्नोसिस की तरफ जाने का एक रास्ता है। कोई भी डॉक्टर बगैर रॉन्ग डायग्नोसिस के डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाता है। मेरे पास मरीज़ आया, मैंने उससे हिस्ट्री ली, मैं सोच रहा हूँ कि यार ये देर से इसलिए बोल रहा है कि इसके घर में कोई इसके साथ बातें करने वाला नहीं है, लेकिन उसी हिस्ट्री में मुझे मैंने रॉन्ग डायग्नोसिस बना ली। पता लगता है कि नहीं यार, इसको तो क्या नाम है, समात का मसला आ रहा है, ये जो बाकी बातें कर रहे हैं वो तो सारी दूसरी चीज़ में फिट हो रही हैं। तो फिर मैं उसके एक टेस्ट करवाऊंगा
वो रॉन्ग डायग्नोसिस, हर डॉक्टर इस जगह पे जाएगा, पहले जो टेस्ट करवाए जाते हैं वो रॉन्ग डायग्नोसिस से निकलने के लिए करवाए जाते हैं कि मैं कहीं गलत तशखीस ना कर दूँ। डॉक्टर नहीं रॉन्ग डायग्नोसिस में अटकता, पेशेंट रॉन्ग डायग्नोसिस में अटकता है। याद रखिएगा, पेशेंट फॉलो नहीं करता, किसी एक को आपको फॉलो करना होता है। लेकिन हाँ, बात का डॉक्टर की भी ये नाअहली हो सकती है कि वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है या कि वो उसकी स्पेशलिटी नहीं है और वो उस पर डायग्नोसिस बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके पास उसका नॉलेज ही नहीं है। तो जो एक प्रॉपर स्पेशलिटी का डॉक्टर है वो डायग्नोसिस की तरफ ले जाएगा। हो सकता है कि उसे 3 या 4 दफ़ा आपको उसके पास विजिट करना पड़े। जो बड़ी बीमारियां हैं वो पहली दफ़ा जाती है, तशखीस के अमल में नहीं पहुंच जाती हैं। पहली दफ़ा तो आपका सिर्फ हिस्ट्री ली जाती है, आपको अलामत कोई समझा जाता है अलामत है क्या है, कि अलामत क्या आवाज़ का भारी होना है या आवाज़ का बैठ जाना है या हस्की होना है या कि आवाज़ निकल ही नहीं रही है क्या है। फिर वो इन्वेस्टिगेशंस देता है। फिर उसके बाद तो रॉन्ग डायग्नोसिस में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पेशेंट फॉलो करे तो नहीं अटकता। शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।